नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़पेपर डिस्कशन में। आज की तारीख है सितंबर 9। हम अपने डिस्कशन में इंक्लूड करते हैं द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस की वो न्यूज़ जो कि एक करंट अफेयर का क्वेश्चन रेज कर सकती है एग्जामिनेशन में। एसएससी एंड यूपीएससी के डिफेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिस्कशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप हमारे डिस्कशन की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ जो हमारे पास आई है द हिंदू की न्यूज़ है। दिल्ली के सीएम ने लॉन्च किया है एक ऑनलाइन पोर्टल जिसकी मदद से कंप्लेन को रजिस्टर किया जाएगा, फिल किया जाएगा। ये 24/7 पोर्टल है। तो ये अकॉर्डिंग टू दिल्ली पहला स्टेट बना है जिसके पास ऐसा सिस्टम है। वेबसाइट है जहाँ से ये एक्सेस किया जा सकता है, delhistatecommission.nic.in। और ये किसने डेवलप किया है? ये डेवलप किया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, दैट इज़ NIC ने स्टेट बैंक के साथ मिल करके इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है। एंड स्टेट बैंक जो इसमें है ये पेमेंट गेटवे का काम करेगा। इट मीन्स जो फीस दी जाएगी कंप्लेन के लिए वो यहाँ पे स्टेट बैंक के थ्रू होगी। लॉन्च किसने किया है इसे? दिल्ली स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने इसे लॉन्च किया है। दिल्ली गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो ये सिस्टम ई फिलिंग ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट का स्टार्ट किया गया है पोर्टल, इसकी मदद से कंज्यूमर्स को इजी ट्रैकिंग की सुविधा मिलेगी अपनी कंप्लेंट्स के लिए। 24/7 एक्सेस, 24/7 ये पोर्टल की एक्सेस की जा सकती है। डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ेगा, हैसल फ्री इन्वायरमेंट मिलेगा कंज्यूमर को। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है। नेक्स्ट न्यूज़, FCRA का जिक्र हुआ है। FCRA का जिक्र हुआ है एक न्यूज़ में। एंड FCRA का हमने एक बार पहले भी बात करी है, आज फिर बात करते हैं। दरअसल न्यूज़ में क्यों आया है, देखिए, क्योंकि 4 क्रिश्चियन ग्रुप्स हैं, उनको FCRA की जो क्लियरेंस मिलनी थी वो सस्पेंड कर दी गई है। तो वो क्या क्लियरेंस होती है, क्या FCRA क्या है, आप फुल फॉर्म से ही समझ जाएंगे। FCRA मीन्स फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये 2010 में आया था। एंड इसका काम क्या होता है? देखिए, जो ये एक्ट है ये एक कंसोलिडेटिंग एक्ट है। इसका ये काम होता है कि जो भी फॉरेन से कंट्रीब्यूशन आता है या फॉरेन से कोई मनी आती है, कुछ हॉस्पिटैलिटी की चीज़ें आती हैं, उसका एक्सेप्टेंस करना, उसको यूटिलाइज़ करना कि उसको अगर एक्सेप्ट किया जा रहा है इंडिया में तो उसकी रेगुलेटरी सिस्टम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। साथ ही साथ अगर कोई पैसा बाहर से आ रहा है जिसका यूज़ नेशनल इंटरेस्ट में नहीं हो रहा है, यानी नेशनल के खिलाफ हो रहा है और कुछ ऐसे मैटर्स में हो रहा है जो कि एक थ्रेट बन सकते हैं, तो वहाँ पे भी ये एक रोक लगाता है। तो ये एक एक्ट है जो कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी में पूरा एक रेगुलेटरी बॉडी है जो उसके थ्रू ही पैसा बाहर से आ सकता है। इनेक्टेड बाय राज्यसभा ने इसे 2010 में पास किया था एंड लोकसभा से भी 2010 में पास हो गया था। 2011 में ये कमेंस्ड हो गया था, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। एक्ट 2010 का है। नेक्स्ट न्यूज़, वर्ल्ड लिसनिंग टू इंडिया मोर सेज PM। हमारे PM जी ने कहा है कि दुनिया हमें ज़्यादा सुन रही है। अब ये तो पता नहीं, बट इसमें जो न्यूज़ हमारे पास इम्पोर्टेंट आई है, पत्रिका गेट। ये अभी जस्ट इसका इनॉग्रेशन हुआ है, पत्रिका गेट। और ये कहाँ पे हुआ है? ये जयपुर में हुआ है। ये एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन अब बन जाएगा। जयपुर तो वैसे भी काफ़ी फेमस एक टूरिस्ट प्लेस है, तो वहाँ पे एक और टूरिस्ट अट्रैक्शन शामिल हो गया। अब ये देखिए, ये पत्रिका गेट है, ये काफ़ी सुंदर है, आप इसको क्लियरली देख सकते हैं। ये गेट जो है ये बनाया गया है अंडर मिशन अनुपम ऑफ जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। मिशन अनुपम के अंदर बनाया गया है जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। और ये कौन से मार्ग पे है? जवाहरलाल नेहरू मार्ग पे है। जवाहरलाल नेहरू जो मार्ग है, पत्रिका गेट से आप तो समझ रहे होंगे कि पत्रिका काइंड ऑफ गेट है। ओके, एक मार्ग है, जैसे किसी रोड पे मार्ग पे ये एक गेट इस्टेब्लिश है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कहाँ पे है? जवाहर सर्कल जो पार्क है वहाँ पे है। और जवाहर सर्कल पार्क एशिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक सिग्नल पे कोई अगर पार्क है तो वो है जवाहर सर्कल पार्क। एशिया का सबसे बड़ा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। राजस्थान में ये चीज़ बनी है। इसका नेम पत्रिका गेट क्यों रखा गया? पत्रिका इसका नेम इसलिए पड़ा है बिकॉज इसको जिसने बनवाया है, मींस जो इसकी मैनेजिंग अथॉरिटी है जिसके अंडर ये बना है, वो पत्रिका एक वहाँ का लोकल न्यूज़पेपर है, उनके नेम पे ही रखा गया है।
जयपुर का एक चीज़ जान लेते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड। जयपुर को किसने फाउंड किया था? तो जयपुर प्रिंसिपल, वास्तु शस्त्रेन प्रिंसिपल्स पे जयपुर फाउंड हुआ था, और महाराजा सवाई जयसिंह ने 1727 AD में जयपुर को फाउंड किया था। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, महाराजा सवाई जयसिंह जी। और बाकी इसमें से कुछ उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। हाँ, नेहरू मार्ग की हमने बात कर दी। जवाहर सर्कल पार्क सबसे बड़ा बिगेस्ट सर्कुलर पार्क है एशिया का, ऑन ट्रैफिक सिग्नल। एंड पत्रिका गेट जयपुर, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। मिशन अनुपम, हाँ मिशन अनुपम आप ध्यान रखिएगा कि मिशन अनुपम के अंदर ये चीज़ बनी है। नेक्स्ट, तमिलनाडु ने एक क्लेम को रबिश करार दिया है, और क्लेम ये था कि जो मुल्ला पेरियार जो डैम है, एज पर जो एस्ट्रोलॉजर नोस्ट्राडामस, फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर, वर्ल्ड फेमस, तो उन्होंने एक काइंड ऑफ भविष्यवाणी कह सकते हैं, भविष्यवाणी करी थी कि एक डिज़ास्टर प्रेडिक्ट किया जा सकता है इस डैम की वजह से। तो ये सारी चीज़ें खारिज कर रही है तमिलनाडु गवर्नमेंट। और तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट का भी ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया है कि जो डैम है वो एक तो हाइड्रोलॉजिकली और स्ट्रक्चरली दोनों तरीके से सेम है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ घटना वहाँ पे घट सकती है। तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ बनती है, क्वेश्चन बन सकता है मुल्ला पेरियार डैम से। ये डैम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केरला में ये डैम स्थित है। एंड इस डैम का सबसे पहले ध्यान रखिए कि इस डैम का नेम पहले मुल्ला पेरियार डैम नहीं था, इस डैम का नेम पहले पेरियारू डैम था। अब पेरियारू से आप समझ जाएंगे, देखिए मुल्ला पेरियार डैम इसका इसलिए है क्योंकि एक इसमें मुल्लर रिवर है और एक पेरियार रिवर है। ये डैम बना है पेरियार रिवर पे, बट जहाँ पे ये डैम है वहाँ पे पेरियार रिवर एंड मुल्लार रिवर दोनों मिल जाती हैं, तो उस जगह पे ये डैम बना हुआ है, जहाँ पे जैसे दो ये रिवर आ रही हैं तो यहाँ पे ये डैम है, तो इसलिए इसका नेम चेंज करके मुल्ला पेरियार कर दिया गया। मोस्टली अगर नॉर्मल कहा जाए तो ये पेरियार रिवर के ऊपर बना है, क्योंकि मुल्लार रिवर ऐसा कोई एक मेजर रिवर नहीं है, एक छोटी सी सेगमेंट है जो कि मिल जाती है, बट रिवर है तो इसलिए इसका नेम इंक्लूड कर दिया गया है। जो पेरियार रिवर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2019 में जो CAPF का एग्ज़ाम हुआ था उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया था मैप में, एंड रिवर बनी हुई थी एंड पेरियार रिवर ही पूछी गई थी। तो इसको लाइफ लाइन ऑफ केरला भी कहा जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए कौन सी रिवर है लाइफ लाइन ऑफ केरला, पेरियारू रिवर। अब जो ये डैम है ये कहाँ पे स्थित है? कार्डामोम हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट में स्थित है, केरला में स्थित है। हम इसको मैप में देखते हैं, देखिए ये रही यहाँ पे पेरियार रिवर, एंड पेरियार रिवर अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। बट जब ये डैम बना था तो इस डैम की मदद से क्या किया गया कि इसका रूट जो है वो डाइवर्ट करके बे ऑफ बंगाल में मिला देने का ट्राई किया गया, बिकॉज ये डैम एक स्पेसिफिक पर्पस से बना था कि वैगाई रिवर में भी पानी फ्लो हो सके, और वहाँ पे जो एरियाज़ है वैगाई रिवर के पास वाले उनको उस एरिया को पानी मिल सके, तो ये चीज़ बनाई गई थी। अब ये देखिए आप, ये पेरियार लेक है यहाँ पे, इसके पास में ही ये मुल्ला पेरियार डैम है। ये लोकेशन देख सकते हैं, मैं आपको लाइव मैप में दिखा देता हूँ एक बार। हाँ ये देखिए, ये रहा, ये है पेरियार रिवर यहाँ पे। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट रिवर है, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आया था। ये रिवर ऐसे मैप में यहाँ पे बना रखी थी ऐसे इस तरीके से, और पूछा हुआ था कि ये कौन सी रिवर है। तो केरला में ये पेरियार रिवर है, और जो मुल्ला पेरियार डैम है वो है नेशनल पार्क यहाँ पे है, उसके पास में है। ये देखिए जो पेरियार नेशनल पार्क है उसके पास में है मुल्ला पेरियार डैम, और ये पेरियार लेक पे बना हुआ है। तो यहाँ पे पेरियार रिजर्वायर भी है, मुल्ला पेरियार रिजर्वायर भी यहीं पे है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि पेरियार लेक पे बना है मुल्ला पेरियार डैम, और ये बिल्कुल पेरियार नेशनल पार्क के बिल्कुल पास में ही है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये आया है NSO से रिलेटेड, नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। दो आज के पेपर में दो चीज़ें ही आई हैं, दो रिपोर्ट आई हैं। अब ये स्टैटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करती है, इसका मेन काम ये होता है कि ये कुछ रिपोर्ट्स पेश करती है, और स्टैटिक से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट होगी, जो भी सर्वे होगी, वो ये कंडक्ट करती है। नेशनल स्टैटिकल कमीशन ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि कब बनी थी? जून 2005 में। तो ये चीज़ याद रखनी है,
ईयर याद रखिएगा, बिकॉज कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है, उतना मोटा मोटा तो याद रख सकते हैं। तो जून 2005 में ये फॉर्म हुई थी और अंडर रंगराजन कमीशन के रिकमेंडेशन पे ये फॉर्म हुई थी। और जैसे ही ये फॉर्म हुई 2005 में, उसके बाद क्या कर दिया गया, एक सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन CSO एंड नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये पहले दोनों अलग अलग थी, फिर इनको एक सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट कर दिया गया एंड उस एंटिटी का नाम है नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी अब सारी सर्वे रिपोर्ट्स आती हैं, NSO की ही आती हैं। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। पहले अलग आती थी, पहले नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन अलग थी, वो अलग काम करती थी, एंड सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन दोनों अलग काम करती थी। अभी भी काम अलग करती हैं, बट अब एक सिंगल एंटिटी के अंदर हो गई है। तो जो भी स्टैटिक से रिलेटेड अगर हम बात करें, कोई रिपोर्ट आ रही है, कोई सैम्पल सर्वे से रिपोर्ट आ रही है, तो सारी की सारी नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होगी। ये एक मेन रेगुलेटरी बॉडी कह सकते हैं उसको। ऑब्जेक्टिव क्या था नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन का, तो जितनी भी स्टैटिकल एजेंसी हैं उनका डेटा एक साथ कलेक्ट करना और उनको रिलेट करना, ताकि जो फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो स्टैटिकल एजेंसीज़ के लिए। तो ये था। अभी जो NSC है, नेशनल स्टैटिकल कमीशन जो है, उसकी जो हेड हैं वो प्रोफेसर बिमल के रॉय हैं, एंड जो पेरेंट डिपार्टमेंट है इसका, वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। डिपार्टमेंट थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेड तो ऐसा उतना नहीं पूछते हैं, बट डिपार्टमेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़, ये अमूल का नॉर्मली आता रहता है, तो इसमें आज एक किसी को ट्रिब्यूट दिया गया है, मिल्क का मान, सम्मान और आत्मनिर्भरता। तो ये जो पर्सन है जिनकी इमेज यहाँ पे लगाई गई है, ये है डॉक्टर कुरेन, और इनकी 8th डेथ एनिवर्सरी पे इनको ये सम्मान दिया गया है। और ये काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है। किस फील्ड में? वाइट रिवॉल्यूशन के फील्ड में। इन्होंने ही ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट किया था। ऑपरेशन फ्लड जो कि बाद में जिसका नेम हो गया, पेन चेक कर लेता हूँ, हाँ, ऑपरेशन फ्लड, जिसका बाद में नेम हो गया द वाइट रिवॉल्यूशन, दुग्ध क्रांति के नाम से काफ़ी फेमस है। तो ये सभी को पता होगा कि दुग्ध क्रांति 1970 के टाइम पे जिस समय आई थी। वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेयरी डेवलपमेंट हुआ था उस समय इंडिया में। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ये इसके सूत्रधार थे, इनकी ही वजह से ये हुआ था, और इनको जाना जाता है एज ए फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन के नाम से। भारत में अगर फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन किसी को कहा जाता है तो वो यही है। इनकी 8th डेथ एनिवर्सरी पे वो इमेज आई थी, ये वाली, दिस इमेज। तो आज इनकी 8th डेथ एनिवर्सरी है। ऑपरेशन फ्लड याद रखिएगा, ऑपरेशन फ्लड पहले नाम था द वाइट रिवॉल्यूशन का, बाद में द वाइट रिवॉल्यूशन नेम हो गया। एंड इसमें और इम्पोर्टेंट चीज़ कब हुआ था? 1970 के टाइम पे हुआ था, और जो पर्सन थे उन्हें फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता था। ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑपरेशन जो फ्लड हुआ था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव तो था कि दुग्ध का जो उत्पादन है वो बढ़ना चाहिए इंडिया में। एक टाइप से एक बाढ़ आ जाए पूरी, तो इस लेवल पे काम किया गया था। जो गांव के एरियाज़ हैं उनको काफ़ी फोकस में रखा गया था कि उनकी इनकम बढ़नी चाहिए दुग्ध के व्यापार से, और कंज्यूमर को एक फेयर प्राइस मिले, जितना ज़्यादा ऊंचा मिले ना ज़्यादा नीचा मिले, बट साथ साथ रूरल भी डेवलपमेंट हो। तो जिससे क्या होगा कि अब जब दुग्ध की क्रांति आएगी, गांव-गांव में दूध बेचने वाले बनेंगे, लोग दूध बेचेंगे, उसका प्रोडक्शन करेंगे, उसको इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उससे क्या होगा, एक इनकम की स्टेबिलिटी आती है, पॉवर्टी भी कम होती है, और साथ में एक दुग्ध का एक स्टेडी सप्लाई मिलेगा, मीन्स एक समानांतर सप्लाई मिलेगी। तो ये काफ़ी अच्छे ऑब्जेक्टिव थे और ये सक्सेसफुल भी रहा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो डेयरी प्रोग्राम था। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी को काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं। पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया है, जो कि एक काफ़ी बड़ा ऑनर है इंडिया में, और इनको वर्ल्ड फूड प्राइज़ भी मिला है 1989 में। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस साल का आप बताइए कि किसको मिला है? अभी 1 महीना पहले ही मिला है, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है। वर्ल्ड फूड प्राइज़ किसको मिला है और ये किस फील्ड में दिया जाता है मैं बता देता हूँ। ये खाने के फील्ड में दिया जाता है। खाने मीन्स खाना नहीं है। खाना मीन्स जो भी पर्सन फूड से रिलेटेड चीज़ें, चाहे वो डेयरी आइटम हो, चाहे वो ऑयल हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब जो चीज़ हम खाते हैं उससे रिलेटेड चीज़ों में एक रिवॉल्यूशन लेके आता है, उसको इवॉल्व करता है, उसके बेनिफिट्स बढ़ाता है। तो आप जिसमें भी वो कोई भी पर्सन एक
एक अलग लेवल पे जाके काम करता है फूड के प्रोडक्शन पे लेके, फूड की सेफ्टी को लेकर के, फूड की क्वालिटी को लेकर के, तो उसको वर्ल्ड फूड प्राइज़ दिया जाता है। आज के डिस्कशन में इतना ही था। आप हमारे डिस्कशन की जो PDF है उसे डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपके कोई सजेशन रहते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि लास्ट मंथ अगस्त की एंड जुलाई की जो पूरी PDF है उसका कंपाइल्ड वर्जन हमारी वेबसाइट पे है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहाँ से डायरेक्ट एक रार फाइल पूरे के पूरे मंथ की PDF एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप टेलीग्राम से सिंगल डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ टेलीग्राम से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब आपसे कल मुलाकात करते हैं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।